बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, प्राथमिक समूह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वे समूह जिनमें आमने सामने के संबंध होते हैं, संबंध अत्यंत घनिष्ठ होते हैं, दिखावा विहीन संबंध जो होते हैं, वे सभी संबंध प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक समूह, यानी वे समूह जिनमें छुओ और जाओ की भावना पाई जाती है। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है और संबंध जीवन पर्यंत चलते हैं। लेकिन द्वितीयक समूह जो रहे होते हैं वे केवल जब तक हमें किसी समूह विशेष से काम होता है तब तक ही हम उसके सदस्य बने रहते हैं। इसलिए इन समूहों को छुओ और जाओ वाला समूह भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं द्वितीयक समूह की कुछ परिभाषाएं। बच्चों, परिभाषा समझाऊं उसके पहले मैं बता दूं कि ये समूह जो है प्राकृतिक समूह के ठीक विपरीत समूह होता है और आधुनिक युग में द्वितीयक समूह के संबंधों में वृद्धि होती जा रही है। द्वितीयक समूह की परिभाषा देते हुए किंग्सले डेविस ने कहा है कि द्वितीयक समूह विस्तृत रूप से प्राथमिक समूह के बारे में कही गई प्रत्येक बातों के विपरीत के समान परिभाषित किए जा सकते हैं। मतलब द्वितीयक समूह भौतिक दशाओं, सामाजिक संबंधों, कार्यों आदि में प्राथमिक समूह के विपरीत होते हैं। समाजशास्त्रीय अगर कोश की बात हम करें तो एक समूह जो अपने सामाजिक संपर्क व औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक या आमने सामने के संबंधों वाले समूह के प्रकार से भिन्न हो तो वह समूह प्राथमिक समूह कहलाता है। समाजशास्त्री कोश का भी कहना यही है कि वे समूह जो प्राथमिक समूह के विपरीत होते हैं वे ही द्वितीयक समूह कहलाते हैं। जॉर्ज लुंडबर्ग कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनमें अव्यक्तिगत विशेष हितों से युक्त एवं योग्यता के आधार पर निर्दिष्ट होने वाले संबंध हों। इस परिभाषा के अनुसार समूहों की विशेषता क्या होगी? समूह अव्यक्तिगत संबंध वाले होंगे, इनके विशिष्ट हित होंगे और ये संबंध योग्यता के आधार पर ही निर्दिष्ट होंगे। थोड़ा बच्चों आपको समझने में लग रहा होगा कि प्राथमिक समूह तो समझ में आया, परिवार, पड़ोस था, खेल समूह था, लेकिन द्वितीयक समूह क्या है? तो द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं बेटा जैसे क्लर्क संघ, चिकित्सक संघ, शिक्षक संघ, जाति, वर्ग, शहर, राष्ट्र, है ना, समितियाँ, राजनीतिक दल, ये सभी जो हैं ये द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। अब जैसे हमने प्राथमिक समूह के लक्षण देखे थे वैसे ही हम द्वितीयक समूह की भौतिक दशाएं भी देखते हैं। थोड़ी देर पहले भी अभी हमने कहा कि द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह के ठीक विपरीत होते हैं। तो द्वितीयक समूह की जो भौतिक दशाएं हैं वो हैं स्थानीय दूरी। द्वितीयक समूह के सदस्यों में आमने सामने के संबंध या संपर्क नहीं होते, वे शारीरिक रूप से दूर रहते हैं, ठीक है, और जो है उनमें यहाँ तक कि आपस में एक दूसरे को वे पहचानते भी नहीं हैं, फिर भी वे एक समूह के सदस्य होते हैं। कॉलेज की बात ले लें बच्चों तो कॉलेज की सारी छात्राओं को आप पहचानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप सभी कॉलेज की नियमित छात्राएँ हैं। तो द्वितीयक समूह हुआ, महाविद्यालय भी, है ना। समूह का जो है आकार बहुत बड़ा होता है, बड़ी संख्या होती है। प्राथमिक समूह का याद आया ना बच्चों, आकार छोटा होता है और संख्या भी कम होती है, लेकिन द्वितीयक समूह में आकार बड़ा होता है और इनकी संख्या भी काफ़ी बड़ी होती है। बड़ा आकार होने से सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती और इसमें करोड़ों लोग एक साथ समूह के सदस्य बन सकते हैं। तीसरी जो बात है, यह कम समय चलने वाले होते हैं। प्राथमिक समूह जहाँ ज़िंदगी भर चलने वाले होते हैं, वहीं द्वितीयक समूह जो हैं वो कम समय तक चलने वाले होते हैं। द्वितीयक समूह चूँकि विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित किए जाते हैं, इसलिए उनका जीवन इतना स्थायी नहीं रहता जितना कि प्राथमिक समूहों का रहता है। इसके अतिरिक्त इनके सदस्यों के संपर्क भी अस्थायी रहते हैं, बहुत कम समय के लिए ये संबंध बनते हैं, इसलिए इन्हें हम छुओ और जाओ, टच एंड गो के संबंध भी कहते हैं, या टच एंड गो की प्रकृति वाले संबंध भी इन्हें हम कहते हैं। आइए द्वितीयक समूह के हम कुछ लक्षण भी देख लें। द्वितीयक समूह के लक्षणों में
हम भौतिक दशाएं तो देख चुके हैं। अब हम द्वैतीय समूह के जो लक्षण देखते हैं उनमें है उद्देश्यों की असमानता। द्वैतीय समूह के सदस्यों के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। घनिष्ठता के अभाव में उनके उद्देश्यों में समानता नहीं आती। जैसे एक भीड़, एक राष्ट्र, जनता, सबके अपने जीवन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और अलग अलग कार्य करने के तरीके भी होते हैं। दूसरी जो बात आती है वो है संबंधों का बाहरी मूल्यांकन। द्वैतीय समूह के सदस्यों में आडंबरपूर्ण और संविदा वाले संबंध होते हैं। व्यक्ति स्वयं महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि उसके कार्य और कर्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा जो इनका लक्षण है वो है दूसरे व्यक्तियों का बाहरी मूल्यांकन। द्वैतीय समूहों में दूसरे व्यक्तियों का बाहरी मूल्यांकन होता है क्योंकि घनिष्ठता के अभाव में वे एक दूसरे को आंतरिक रूप से नहीं जानते हैं। चौथी जो इसका लक्षण होता है वो होता है अन्य व्यक्तियों के बारे में विशिष्ट एवं सीमित ज्ञान। व्यक्तिगत या द्वैतीय समूह में आत्मसात नहीं हो पाता। दूसरे व्यक्तियों के संबंध में एक व्यक्ति को बहुत कम जानकारी इस समूह में होती है। वे उससे अंतरंग संबंध नहीं बना पाते, केवल औपचारिक रूप से कार्य पूरे करते हैं और औपचारिक ही संबंध रखते हैं। वे केवल व्यक्ति के बारे में उतनी ही जानकारी रखना चाहते हैं जितनी उनके हितों से संबंधित हो। इसमें व्यक्तिगत जीवन में इस सदस्यों की कोई रुचि नहीं होती है। और जो पांचवी बात है, इसमें बाहरी और औपचारिक नियंत्रण रहता है। द्वैतीय समूह में स्वाभाविक के अभाव में नियंत्रण भी औपचारिक रहता है जो नियमों और प्रावधानों से निर्दिष्ट रहता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि द्वैतीय समूह के लक्षण जो हैं ये 5 होते हैं। अब द्वैतीय समूह की जो विशेषताएं हमें इन आधार पर समझ में आई वो क्या है। तो पहली है द्वैतीय समूह में शारीरिक निकटता का अभाव रहता है। दूसरा, द्वैतीय समूहों की सदस्य संख्या अधिक रहती है। तीसरा, द्वैतीय समूहों का फैलाव भी विस्तृत क्षेत्र में होता है। चौथा, द्वैतीय समूह के सभी सदस्यों को परस्पर व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। पांचवा, इनका निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, अतः इन्हें विशिष्ट हितों वाले समूह भी कहते हैं। छठा, इनमें संबंध छुओ और जाओ की प्रकृति के होते हैं। सातवां, द्वैतीय समूहों के सदस्यों का पारस्परिक दायित्व सीमित होता है। आठवां, शारीरिक निकटता के अभाव में संबंधों में घनिष्ठता का भी अभाव रहता है और संबंध औपचारिक होते हैं। नवा, द्वैतीय समूह संबंध संदेश वाहन के साधनों में भी किए जा सकते हैं। 10वां, द्वैतीय समूह का निर्माण जानबूझकर किया जाता है। 11वां, द्वैतीय समूह में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कार्यों द्वारा किया जाता है। और 12वां, द्वैतीय समूह का नियंत्रण औपचारिक व बाह्य साधनों द्वारा होता है। वास्तव में हम प्राथमिक और द्वैतीय समूह के संबंधों को कठोर रूप से अलग अलग नहीं कर सकते। एक समूह जो प्रारंभ में द्वैतीय समूह हो सकता है, वही समय बीतने के साथ साथ संबंधों में घनिष्ठता उत्पन्न होने के कारण प्राथमिक समूह भी बन सकता है। एक द्वैतीय समूह के अंतर्गत भी प्राथमिक समूह हो सकते हैं, जैसे राष्ट्र में या एक शहर में परिवार। द्वैतीय समूह प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इनके बढ़ने के जो कारण हैं वो हैं जनसंख्या में वृद्धि, है ना, समूह के आकारों का विस्तार, औद्योगिकीकरण, नगरीयकरण, सामाजिक गतिशीलता, नगरीय जीवन, मानवीय आवश्यकताओं में की संख्या में वृद्धि और ऐच्छिक समितियों में वृद्धि, व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति और वर्तमान शिक्षा जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन, प्रशिक्षण एवं व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रियाओं में परिवर्तन। द्वैतीय समूह का अगर वर्गीकरण हम माने तो द्वैतीय समूह के वर्गीकरण को कुले ने द्वैतीय समूह के वर्गीकरण को 2 भागों में विभाजित किया है। सांस्कृतिक रूप से संगठित समूह और दूसरा मौलिक रूप से सांस्कृतिक तत्व के आधार पर गठित समूह। सांस्कृतिक रूप से संगठित समूह के अंतर्गत कुले ने 4 प्रकार के समूह बताए हैं, जैसे सामाजिक वर्ग, राष्ट्रीय समूह जैसे राष्ट्र, स्थानीय समूह जैसे समुदाय और ध्यान हित या उद्देश्य समूह जैसे संस्थाएं, नियम, समितियां आदि।
सांस्कृतिक रूप से न गठित समूह के अंतर्गत फुले ने 2 प्रकार के समूह बताए हैं। पहला है जैविकीय समूह, जैसे आयु समूह, लिंग समूह, प्रजाति समूह आदि। दूसरा है आकस्मिक समूह, जैसे भीड़, श्रोतागण। द्वैतिक समूह और व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के सापेक्ष पहलू को द्वैतिक समूह भी प्रभावित करते हैं। अवश्य ही प्राथमिक समूह के समान इनका कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। व्यक्तित्व का गठन तो प्राथमिक समूह ही करते हैं, परंतु गठित व्यक्तित्व की प्रतिभा का प्रदर्शन द्वैतिक समूह में होता है। मनुष्य के व्यवहारों का क्षेत्र द्वैतिक समूह में सीमित तो रहता है, परंतु इन समूहों में परस्पर व्यवहार व्यक्तित्व के विकास में प्रभावहीन नहीं होते। आदतों एवं स्वभाव के निर्मित रूप में प्रत्यक्ष रूप का दर्शन द्वैतिक समूह में होता है। दूसरा है द्वैतिक समूह और सामाजिकरण। जहाँ तक सामाजिकरण का प्रश्न है, द्वैतिक समूह का प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्राथमिक समूहों का। अवश्य ही मानवीय व्यवहारों पर द्वैतिक समूहों का प्रभाव पड़ता है, परंतु निश्चित सीमा तक नहीं। प्राथमिक सहिष्णुता का पाठ व्यक्ति द्वैतिक समूह में ही पढ़ता है। सामुदायिकता की भावना के कुछ अंशों तक द्वैतिक समूह में ही पनपती है। मनुष्य के कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक उद्देश्य द्वैतिक समूह में ही पूर्ण होते हैं। द्वैतिक समूह परिवार के बाहर के व्यवहारों पर प्रभाव डालते हैं। प्राथमिक समूह में ढले हुए मानवीय व्यक्तित्व को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर द्वैतिक समूह ही प्रदान करते हैं। द्वैतिक समूह और सामाजिक नियंत्रण पर भी अब चलते चलते बच्चों में समझा देती हूँ। द्वैतिक समूह का सामाजिक नियंत्रण द्वैतिक अवश्य होता है, परंतु बड़ा शक्तिशाली होता है। वास्तव में यह नियंत्रण स्वयं मानव द्वारा होता है। ऐसे समूहों का निर्माण मानव स्वयं करता है, जो कि मानवीय अनपेक्षित व्यवहारों पर नियंत्रण करते हैं। वर्तमान भौतिकवादी युग में जबकि प्राथमिक समूहों के नियंत्रण का महत्व कम होता जा रहा है, द्वैतिक समूह के नियंत्रण की आवश्यकता सर्वमान्य है। द्वैतिक समूह का नियंत्रण किस आधार पर होता है पता है बच्चों? कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, दंड व्यवस्था के द्वारा। याद आया? प्राथमिक समूह में जो हमें नियंत्रण करते हैं वो हमारी परंपराएं, रूढ़ियाँ, है ना, कायदे कानून परिवार के, वो सब हम पर नियंत्रण करते हैं। लेकिन द्वैतिक समूह में नियंत्रण का कार्य जो है वो कानून, पुलिस और न्यायालय, दंड व्यवस्था आदि करते हैं। तो द्वैतिक समूह, है ना, व्यक्ति जो है द्वैतिक समूह का सदस्य आज होता जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में द्वैतिक समूह का सामाजिक नियंत्रण में बहुत महत्व है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि जहाँ तक सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण व व्यक्तित्व के विकास के प्राथमिक एवं द्वैतिक समूहों के सापेक्षिक महत्व का प्रश्न है, प्राथमिक समूह द्वैतिक समूह से अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक समूह में इन सब प्रक्रियाओं की नींव रखी जाती है। यही काफ़ी हद तक व्यक्तित्व रूपी भवन का निर्माण हो जाता है। बचा हुआ कार्य द्वैतिक समूह करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है प्राथमिक समूहों में। निर्णायक प्रभाव भी प्राथमिक समूहों का पड़ता है। द्वैतिक समूह तो निर्मित चरित्र व आदतों को अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं, अवश्य ही आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के साथ। वर्तमान में सामाजिक नियंत्रण अवश्य ही द्वैतिक समूह में शक्तिशाली हो रहे हैं।